बच्चों आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के पाठ 3 करेंगे जो कि मुद्रा और साख है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इसके याद रखने योग्य बिंदु। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं, मुद्रा विनिमय के माध्यम से, जो मुद्रा के विनिमय के माध्यम से सामान्य रूप से स्वीकार जो मूल्य के मापक और भंडार के रूप में कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा है, आप मुद्रा को अपने देश के अंदर कहीं भी लेकर के जाइए, आप उस मुद्रा दे करके जो भी सामान खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। कागजी मुद्रा कागज के काम के बने विभिन्न अंकीय मूल्य के नोट होते हैं। ठीक है, अलग अलग अंक के मूल्य होते हैं, 100 का, 200 का, 50 का, 20 का, 10 का। ठीक है, तो धातु मुद्राएं, धातु मुद्रा सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि किसी भी धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब लोहा की भी होती हैं, तांबे की भी होती हैं, ये धातु मुद्राएं कहलाती हैं। बैंकिंग उधार देने एवं निवेश करने के ध्येय से जनता से मांगने पर या चेक आदि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जमा स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। बैंकिंग उधार देने या निवेश करने से ध्येय से जनता से मांगने पर या चेक आदि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जमा स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा औपचारिक ऋण। अब आता है औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण बैंकों या भी सहकारी समितियों से लिए जाते हैं। ठीक है, जो लोग बैंकों से या फिर जो सरकारी समितियां होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं, उनसे जो कर्ज लेते हैं वो औपचारिक ऋण होता है, कर्ज को ही ऋण कहते हैं। अब आता है अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण होता है कि जो लोग आसपास के साहूकारों से, व्यापारी से, मालिक से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से ले लेता है, कर्ज ले लेता है, उसको अनौपचारिक ऋण कहते हैं। ठीक है, इनका कोई निश्चित ब्याज की दर नहीं होती है। कोई 10% ले लेता है, कोई 5%, कोई 3%, कोई 15% भी ले लेता है। जो ज़रूरत के अनुसार ये लोग अपने कर्ज देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुविकल्पीय हैं। ये है कि भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है? डॉलर, पौंड, यूरो, रुपया। तो भारत की बात हो रही है, तो आप भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, तो सभी, तो ये है हमारा रुपया। हम तो भारत में जो भी लेना होता है, जो भी सामान लेना होता है, तो हम रुपया से ही लेन देन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय मतलब लेना या देना। ठीक है, लेन देन। ठीक है, तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। क्यों? कि इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है। इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिल जाता है। यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करती है। उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या है? उपरोक्त सभी है। इससे हम एक सामान ले सकते हैं, हम ज़रूरत के अनुसार कुछ भी सामान ले सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे व्यक्ति को जो सामान चाहिए, तो जो हमने रुपया उसे दिया है, वो रुपया, उस रुपये से वो अपने आवश्यकता के अनुसार दूसरा सामान ले सकता है। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि RBI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है वित्त मंत्री के द्वारा, और या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है कि केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक की किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक की, ये जवाब हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से साख के औपचारिक साधनों में नहीं है? बैंक, सहकारी समितियां, कर्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो औपचारिक क्या नहीं है? देखो, बैंक भी औपचारिक है, सहकारी समितियां भी औपचारिक है, लेकिन ये कर्मचारी औपचारिक नहीं है। तो अगला प्रश्न है हमारा SHG क्या है? SHG क्या है? स्वयं सहायता समूह, स्वयं हस्तकला समूह, सामाजिक सहायता समूह,
समाज सहायता समूह, ये है स्वयं सहायता समूह। लोग आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं और जिसको पैसों की ज़रूरत होती है उसको दे दिए जाते हैं। उसके बदले उनको बहुत कम रेट पर जो ब्याज देना पड़ता है, तो फिर उसी ब्याज को जब बाद में बचता है तो सभी लोग बांट लिया करते हैं। ठीक है, तो ये स्वयं सहायता समूह होता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से करेंसी मुद्रा का रूप, ठीक है, निम्नलिखित में से करेंसी मुद्रा का रूप सबसे पुराना है, आधुनिक है, दोनों काव खागा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आधुनिक है। करेंसी का उपयोग आज के समय हो रहा है, पहले करेंसी का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि पहले तो वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी और वस्तु के बदले वस्तु दे दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में बैंक साख का कौन सा साधन है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, काका दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बैंक है हमारा औपचारिक है। ठीक है, इसके नियम कानून कायदे बने होते हैं कि आपको इतने रेट पर ब्याज कर्ज मिलेगा। ठीक है, तो देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है, वो बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, सामान्य होता है या कुछ नहीं होता है? तो ये बहुत अधिक होता है। मैंने बताया है पहले कि जो अनौपचारिक ऋण होता है ये साहूकार या फिर कुछ रिश्तेदार या दोस्त इत्यादि देते हैं, लेकिन ये बहुत ऊंची दरों पर हमें पैसा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, महिलाएं होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, ये सभी होते हैं। तो ज़्यादातर बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें महिलाएं कर्ज लेती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? ठीक है, तो अनौपचारिक है, औपचारिक है। तो जो धनी या फिर औपचारिक अनौपचारिक दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह है औपचारिक। जो धनी परिवार वाले लोग होते हैं या धनी अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर बैंक से ही लोन के रूप में कर्ज लेते हैं। इनको सारी चीज़ें पता होती हैं, इनका व्यापार चलते हैं या फिर इनके काफ़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिसके कारण ये बैंक वालों को संतुष्ट कर देते हैं और बैंक वाले इनको रुपया पैसा दे देते हैं। ठीक है, या फिर लोन दे देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा औपचारिक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? अनाज, मकान, खेत, दुकान। तो अनाज के रूप में विनिमय किया जाता था। ठीक है, अनाज को मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। अब आता है हमारा एक अंक वाले संभावित पर्सन। ठीक है, एक अंक वाले हैं, वो हमारे ऑप्शनल थे, ये हमारे एक अंक वाले वन लाइनर क्वेश्चन है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली किस प्रकार से कठिनाई का समाधान हुआ? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से। ठीक है, पहले क्या होती थी कि पहले दोनों को आवश्यकता होती थी, तब वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वस्तु को लिया करता था, नहीं तो नहीं लेता था। अब क्या हो गया कि मुद्रा आ गई, तो मुद्रा के अगर सामने वाले व्यक्ति को उस वस्तु नहीं मिल रही है सामने वाले से, तो वो पैसे देकर के सामान ले लेता है और जहाँ पर भी उस वस्तु मिलती है तो वो उस पैसे से वहाँ पर वो सामान खरीद सकता है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। आप रुपया से कहीं पे भी कुछ भी सामान खरीद सकते हो। बैंक अपने पास कितना नगद कोष रखता है? 15% नगद कोष रखता है। ठीक है, जितना भी उसके पास रुपया पैसा होता है बैंक के पास, तो उसमें उस पूरे रुपया पैसा का 15% अपने पास रखता है कि किसी को लेना है या फिर किसी को कितने पैसे निकालना है इत्यादि, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है? तो ये है अमेरिका डॉलर का प्रयोग किया जाता है। विनिमय के रूप में कौन सी मुद्रा कब मान्य होती है? तो जब उस देश की सरकार उसे इस कार्य के लिए प्राधिकृत कर दे। ठीक है, उस पर मोहर लगा दे, उसको स्वीकृति दे दे, तब वो मुद्रा मान्य हो जाती है। तो उस मान्य मुद्रा से हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं उस देश के अंदर। अगला है औपचारिक अनौपचारिक ऋण किन स्रोतों से प्राप्त होता है? या फिर अनौपचारिक जो कर्ज होता है
कहाँ से हमें प्राप्त होता है। एक होता है महाजन लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर जमींदारों से इत्यादि से प्राप्त होता है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक किसका उदाहरण है? ये स्वयं सहायता समूह का एक उदाहरण है। एक अगला क्वेश्चन है, औपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण अधिक महंगा क्यों होता है? ऋण प्राप्तकर्ता की आय का अधिक हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है। अनौपचारिक क्या होता है कि मान लो कि आपको ज़रूरत है तो किसी से आपने पैसे ले लिए, लेकिन उस पैसे को चुकाने से पहले आपको उसका जो ब्याज बन रहा है वो ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज की दर अधिक होती है, जिसके कारण वो जितना रुपया पैसा कमाता है तो जो कमाया हुआ रुपया पैसा होता है वो सारा का सारा ब्याज में चला जाता है और इससे उसका जो कर्ज होता है वो उतर नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी महंगा पड़ता है। उसके लिए उतारने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगला है कि आत्मनिर्भर समूह में बचत और ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? तो ये समूह के सदस्य मिलकर के निर्णय लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों के प्रयोग से पहले कौन सी वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती? तो ये अनाज था। ठीक है, अब आता है हमारे 3 नंबर के प्रश्न उत्तर या फिर 5 अंक के प्रश्न उत्तर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए या फिर अच्छे से याद कर लेना चाहिए। अगर आपको एक बार में प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आते हैं तो आपको वीडियो को दोबारा देख लेना चाहिए। अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके क्या क्या काम होते हैं? सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक क्या करता है? मुद्रा को जारी करता है। और क्या करता है? बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। ठीक है, जो दूसरे बैंक हैं वो कितना पैसा रख रहा है, कितने लोगों से कितना ब्याज ले रहा है या कितना ब्याज दे रहा है उन्हें, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखता है। ब्याज की दरें, ऋण की शर्त पर निगरानी रखता है और बैंक की कितना नकद शेष अपने पास रखता है, इसकी सूचना भी रखता है। ऋण किस प्रकार से वितरित किए जा रहे हैं, इस पर भी नज़र रखता है कि अमीरों को दिया जा रहा है या सिर्फ गरीबों को दिया जा रहा है, इस तरीके से भी वो नज़र रखता है। समर्थक ऋणाधार क्या है? समर्थक ऋणाधार क्या है? उदाहरण सहित बताइए। उधारदाता, ठीक है, उधारदाता मतलब उधार देने वाला। उधार प्राप्तकर्ता, उधार प्राप्तकर्ता मतलब जो उधार लेता है। से समर्थक ऋणाधार के रूप में परिसंपत्ति की मांग करता है कि आपके पास क्या संपत्ति है, जिसे बेचकर के अपना ऋण की राशि को वसूली कर सके। जैसे कि मान लो कि आप कहीं पर ऋण लेने के लिए जाते हो, पैसे लेने के लिए जाते हो, तो वो आपको बोलेंगे या तो अपनी गाड़ी दे दीजिए या फिर अपने घर के ज़मीन का कागजात मेरे को दे दीजिए, तब मैं आपको ऋण दूंगा। ठीक है, अगर आप उसको ऋण नहीं चुका पाते हो तो उसको बेच करके अपना ऋण की वसूली कर लेगा। ये संपत्तियाँ ही सार्थक ऋणाधार कहलाती हैं। जैसे कृषि भूमि हो गई, जेवर हो गया, मकान हो गया, पशुधन हो गया या फिर बैंक जमा इत्यादि हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साख के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र निम्नलिखित बताइए। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र की विशेषता बताइए। साख की औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र होते हैं कि जो बैंक हो गई, सहकारी समितियां हो गई, पूर्व निश्चित ब्याज हो गया, उधार लेने वाले का शोषण नहीं होता, जो उधार लेता है उसका ज़्यादा शोषण नहीं होता, ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव भी नहीं डालते हैं, उनको टाइम दिया जाता है कि आप इतने तक दे दीजिए। ठीक है, और अनौपचारिक होता है महाजन, साहूकार, रिश्तेदार, दोस्तों इत्यादि से कर्ज लेते हैं। ये अनिश्चित और अधिक ब्याज होता है इसका। ठीक है, ब्याज की दर अधिक होती है। उधार लेने वाले का शोषण होता है, कभी कभी बोलते हैं कि इतने तारीख तक आप ब्याज दे दीजिए, नहीं दोगे तो फिर और ज़्यादा इसकी दर बढ़ जाएगी। ठीक है, कर्ज जाल में फंसने की संभावना होती है, कर्ज जाल में फंसते जाते हैं, ब्याज बढ़ते जाता है, जितना उसका मुनाफा नहीं होता। ठीक है, जितना वो रुपया पैसा कमाते नहीं जाता, जितना उसके ऊपर ब्याज चढ़ जाता है, तो इस तरीके से वो कर्ज जाल में फंसता चला जाता है। अगला है कि क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों और समूहों को बैंक के कर्ज देने को तैयार नहीं होते हैं। यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक होते ही नहीं है। समर्थक ऋणाधार न होना। ठीक है, कि उनको कुछ गारंटी तो देनी पड़ेगी कि हम ऋण ले रहे हैं, अगर हम नहीं चुका पाएंगे तो हम इसको बेच करके अपना आपका कर्ज उतार देंगे, इसलिए वो इसको प्रूफ नहीं कर पाते, इसलिए उनको ऋण नहीं मिल पाता।
ज़रूरी कागजात ना होना, ठीक है, ऋण की शर्तें पूरी ना कर पाना, इसलिए उनको कर्ज नहीं मिल पाता है, ऋण नहीं मिल पाता है। अगला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताइए। वस्तु विनिमय क्या सीमाएं होती हैं? पहला है कि वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। जो वस्तु सामने वाले को चाहिए, ठीक है, वो वस्तु आपके पास होनी चाहिए, और जो वस्तु आपको चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, तो ये दोहरा संयोग होना चाहिए। धन या मूल की संचयन में कठिनाई होती है। अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय कठिन होता है। चौथा है कि वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना और लंबे समय तक कठिन होता है, कि हम लंबे समय तक वस्तुओं को नहीं रख सकते हैं। सेवा का मूल्य निर्धारण एवं विनिमय में भी कठिनाई होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या सलीम व सपना दोनों के लिए ऋण एक ही परिस्थिति उत्पन्न करता है? व्याख्या करें। सलीम के लिए ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई और उसने लाभ भी कमाया और ऋण भी चुकाया। सपना के लिए ऋण का नकारात्मक भूमिका है, वह ऋण चुकाने व लाभ कमाने में असमर्थ है। वह ऋण जाल में फंसती चली गई, उसे ज़मीन बेचनी पड़ी। ठीक है, ये किताब की 2 कहानियाँ हैं, सलीम की और सपना की। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है? उदाहरण देकर के बताइए। कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ है, कि पिछला ऋण नहीं दे पा रहा है, और पुराने, ठीक है, और नया ऋण लेने की आवश्यकता पड़ गई, तो कर्ज जाल में फंस जाता है। पुराने कर्ज के चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। उसे ऋण अदायगी के लिए परिसंपत्ति बेचनी पड़ जाती है। उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। एक कर्ज जाल होता है कि मतलब कर्ज को चुकाने के चक्कर में उसकी जो संपत्ति है वो भी जा रही है, उसकी जो कमाई है वो भी जा रही है, फिर भी कर्ज नहीं उतर रहा है, कर्ज बढ़ते ही जा रहा है, तो कर्ज जाल कहलाता है। ऋण की शर्तें किसे कहते हैं? ऋण की शर्त किसे कहते हैं? किस प्रकार से भिन्न है? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके को सम्मिलित के रूप में ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के लिए अलग अलग होती हैं। ठीक है, ऋण की शर्तें अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह के होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या हैं? गरीबों को संगठित रूप से कार्य के लिए प्रेरित करना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, कि स्वयं ही रोजगार को उत्पन्न करें, शोषण से बचना, कर्जदारों के जाल से बचाना, महिलाओं को स्वावलंबित बनाना और रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार के जो अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराए जा सके। अगला प्रश्न है, भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तार करना क्यों आवश्यक है? अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त आसान होता है, परंतु शोषण अधिक होता है। ब्याज दरें अनिश्चित होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगला है, गरीबी एवं अशिक्षित लोग आसानी से इस ऋण जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि इन्हें बैंक की जानकारी या फिर लोन लेने की जानकारी नहीं होती, इसलिए आसपास के अमीर लोगों से, साहूकारों से, जमींदारों से कर्ज ले लेते हैं, और फिर उनकी जो दर अधिक होती है तो उसी से वो फिर कर्ज जाल में फंस जाते हैं। और चौथा पॉइंट है इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर इन्हें निर्भर कम रहने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वयंसेवी संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, छोटे कर्जदारों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा का अर्थ और कार्य का वर्णन कीजिए। मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, मुद्रा एक विनिमय के माध्यम को मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती है, जैसे नोट हो गए, सिक्के हो गए। इसका कार्य है कि मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचयन करना, स्थगित भुगतान का मान, साख का आधार, यह राष्ट्रीय आय का वितरण करती है, यह तरलता प्रदान करती है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी इसका वितरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
गृह ऋण लेने के लिए, ठीक है, जो होम लोन होता है, ठीक है, गृह ऋण लेने के लिए ऋणी को कौन कौन सी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। पहले उसे आय के स्रोत का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि मैं इतने रुपए पैसा कमाता हूँ, आपका इतने दिनों तक रुपए पैसा चुका सकता हूँ। रोजगार का रिकॉर्ड देना पड़ता है कि कितने दिनों से वो काम कर रहा है, इसको कितना मुनाफा हो रहा है। नए मकान के कागज़ बैंक को सौंपने पड़ते हैं और बैंक संतुष्ट नहीं होता है तो वह 1-2 व्यक्तियों को गारंटी लेता है। गारंटी देने वालों से ऋण का भुगतान लिया जाता है यदि उधार लेने वाला व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता है तो, ठीक है। अगर गारंटी देने वाले व्यक्ति, ठीक है, अगर बैंक ने किसी व्यक्ति को ऋण दिया है और ऋण लेने वाला व्यक्ति उस पैसे को नहीं चुका पाता है तो जो गारंटर बना होता है तो उससे वो रुपया पैसे लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साख के औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं, ठीक है। पहले क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये है, ठीक है, औपचारिक है कि बैंक सहकारी समितियां, इसमें ब्याज दर कम होती है, ठीक है। औपचारिक में इनमें उधार लेने वाले इसका शोषण नहीं होता है। और अनौपचारिक में महाजन, साहूकार, व्यापारी, नियुक्त मित्र, रिश्तेदार आ जाते हैं, इसमें ब्याज दर अधिक होती है और इसमें उधार लेने वाले का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें बैंक की क्या आवश्यकता है। हमें बैंक की क्या आवश्यकता है, बैंक कौन सी सेवाएं देते हैं, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। आधुनिक समय में प्रतिदिन आर्थिक कार्य तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बैंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। बैंकों को यही आवश्यकता होती है क्योंकि बैंक से कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। अब तो और ज़्यादा सुविधाएं हो गई, एटीएम के माध्यम से आप कहीं पे ही रुपया पैसा निकाल लेते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लोगों में बचत का भावना होती है कि बैंक में खाता खुला है तो उसमें बचत करनी चाहिए। 100, 200, 500, 1000 रुपये जितनी भी बचत होती है बैंक में जमा करते रहते हैं। बचत को सुरक्षा रहती है, ठीक है। मान लो अगर घर में रखते हैं तो घर में तो क्या ज़रूरत पड़ी निकाल लिए और बस खर्च कर दिए, ठीक है। अगर बैंक में है तो बैंक में तो चलो इतने हैं, ठीक है, रहने दो, ठीक है। हाँ, जो बचत पर ब्याज भी देते हैं, जो आप बचत जमा करते हो तो बैंक उस पर ब्याज भी देता है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक हमें अपनी जमा राशि निकालने के लिए सुविधा भी देते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप निकाल भी सकते हो। आवश्यकता पड़ने पर वह गृह ऋण या व्यापारियों को भी ऋण देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र में साख के कौन से स्रोत हैं, उनमें से कौन से साख के सुविधाजनक स्रोत हैं। औपचारिक स्रोत जो कि बैंक सहकारी समिति है, ये स्रोत सुविधाजनक हैं। अनौपचारिक स्रोत साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, सुविधाजनक स्रोत अनौपचारिक स्रोत के कारण निम्न हैं, ठीक है। ये असुविधाजनक होते हैं, ठीक है, अनौपचारिक, ठीक है। इसमें असुविधाजनक होने चाहिए यहाँ पर। अगला है हमारा कि औपचारिक स्रोत से ऋण मिलना सरल है। औपचारिक स्रोत से ऋण हमें आसानी से मिल जाता है, ज़रूरत के समय तत्काल मिल जाता है। इससे औपचारिक स्रोत की अपेक्षा, ठीक है, इससे औपचारिक स्रोत की अपेक्षा ऋण लेते समय कम गारंटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। औपचारिक स्रोतों की आवश्यकता क्यों है कि अन्य औपचारिक स्रोत से ऋण लेने पर अधिक ब्याज लेते हैं, क्योंकि अगर औपचारिक स्रोत के ऋण लेने पर अधिक ब्याज लेते हैं, अगर अनौपचारिक स्रोत से अगर ऋण लेते हैं तो ये अधिक ब्याज लेते हैं और औपचारिक ऋणदाता को अनौपचारिक ऋणदाता की अपेक्षा ज़्यादा फायदा देता है। अनौपचारिक ऋण उधारदाता, ठीक है, अनौपचारिक जो ऋण उधारदाता से अधिक ब्याज लेते हैं, ठीक है। जो अनौपचारिक जो ऋण उधारदाता होते हैं वो ज़्यादा ब्याज लेते हैं, जिससे यह कर्ज बहुत महंगा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं होते हैं। वे बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। बैंक से कर्ज लेते वक्त संपत्ति या फिर तमाम किस्म के कागजातों की ज़रूरत पड़ती है और गरीब परिवार बैंक
गरीब परिवार बैंक को ऋण नहीं देना चाहता है। गरीब परिवार को बैंक ऋण नहीं देना चाहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्या भूमिका निभाती है। देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य भूमिका होती है। मानव के प्रत्येक कार्य में धन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मनुष्य कुछ भी काम करे उसमें थोड़ी बहुत रुपया पैसा या धन की ज़रूरत जरूर पड़ती है। मुद्रा के बिना लेन देन करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, मुद्रा के बिना लेन देन या फिर कुछ लेना है कुछ देना है तो इससे बहुत कठिन होता है। मुद्रा मूल्य की एक इकाई, ठीक है, मूल्य की एक इकाई होती है। 1 रुपये है तो उसका 1 ही रुपये ही माना जाएगा। स्थगित भुगतानों का मानक होता है। मूल्यों का संचयन एवं संग्राहक भी होता है कि आप उन रुपया का या फिर जो मूल्य है तो उसका आप संग्रह भी कर सकते, इकट्ठे कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर आप उसको कभी भी उपयोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताएं। वस्तु विनिमय की कोई 3 सीमाएं। वस्तु विनिमय तभी संभव है जब आवश्यकता का दोहरा संयोग पाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन या मूल्य संचयन में कठिनाई होती है। ठीक है, इसको संचयन नहीं कर सकते वस्तु विनिमय। कुछ वस्तुएं अविभाज्य होती हैं जो कुछ आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती हैं। वस्तुओं का भंडारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो कि आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आपने अपनी वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले ली, लेकिन उस वस्तु को आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हो। रखोगे तो ख़राब हो जाएगी, तो आपकी वस्तु भी गई और जो सामने वाले ने आपको वस्तु दी थी वो भी ख़राब हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने वाले समूह में अधिकतर ग्रामीण, अशिक्षित और गरीब ही क्यों होते हैं? किस प्रकार उनके शोषण को बढ़ावा देता है? उत्तर है, ऋण के औपचारिक क्षेत्र जैसे बैंक आदि ऋण देने के लिए कई शर्तें रखते हैं, जैसे रोजगार की स्थायी, प्राकृतिक, निश्चित वेतन संबंधी दस्तावेज की मांग करते हैं। ग्रामीण और गरीबी और अशिक्षित समूह के पास इनकी अनुपलब्धता होती है, चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं, इसलिए वे ऊंची ब्याज दर पर ही आधारित किंतु अपने आसपास सुलभ अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेने पर मजबूर हो जाते हैं। यह उनके शोषण को कई तरीके से बढ़ाती है। ऊंची ब्याज दर देनी पड़ती है। ठीक है, कर्जदार ऋण के जाल में फंसता चला जाता है। कई बार ऋणदाता अनैतिक तरीके से इन्हें परेशान करने लगते हैं और उनकी संपत्ति पर कब्जा भी कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आवश्यकता का दोहरा संयोग वास्तव में एक समस्या होने का साथ साथ मानव समाज के विकास के निम्न अवस्था को भी दर्शाता है। कैसे? उत्तर है कि जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य होता है। इसमें से उस स्थिति में पहुंचना होता है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने पर सहमति रखते हों। जैसे एक जूता निर्माता का बिना मुद्रा के इस्तेमाल किए सीधे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान की ज़रूरत होगी जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में उसे जूता भी खरीदना भी चाहता हो। परंपरागत यह आर्थिक रूप से सरल और पिछले समाजों में वस्तु विनिमय प्रणाली की यह समस्या काम करती है, किंतु जटिल और आधुनिक विकसित समाजों में यह एक रुकावट का कार्य करेगी। अतः मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को न केवल के समाप्त करती है बल्कि तीव्र और सरल विनिमय की संभव बनाती है। इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वस्तु विनिमय करते हो, ठीक है, कि मान लो कि आप जूता बनाते हो तो जूता अगर आप बेचना चाहते हो तो आप उसको ढूंढोगे पहले कि जो आपका जूता लेना चाहता हो और आपको अनाज देना चाहता हो। ठीक है, जब उसे अनाज की क्या पता उसे जूता की ज़रूरत नहीं है तो अपना अनाज क्यों देगा? ठीक है, या फिर उसे जूता चाहिए, ठीक है, तो जूता लेगा तभी आपको अनाज देगा। ठीक है, क्या पता आपको अनाज की ज़रूरत नहीं है, दूसरी चीज़ की ज़रूरत है और तो आप उसे जूता क्यों दोगे? इसी तरीके से ये वस्तु विनिमय चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि अतिरिक्त राशि वाले लोगों जमाकर्ता जिन्हें राशि की ज़रूरत या कर्जदार दोनों के बीच मध्यस्थता करके बैंक किस प्रकार का एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास आवश्यकता की पूर्ति के बाद अतिरिक्त आय बच जाती है, वे अपने इस अतिरिक्त धन को बैंक में जमा कर देते हैं। इसका उन्हें लाभ मिलता है। बैंक अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत अपने पास नकद के रूप में हमेशा रखते हैं और जमाकर्ता द्वारा एक दिन में धन निकालने की संभावना पर आधारित होता है। ठीक है, वो वो संभावना रहती है कि व्यक्ति कितना रुपए पैसा निकाल सकता है। जैसे भारत में बैंक 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखता है, बाकी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है। बाकी धनराशि का बड़ा हिस्सा ऋण के देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की मांग रहती है। यह समय पर कर्जदारों की मदद करते हैं। गृह लोन, ठीक है, गृह लोन जैसे होम लोन कहते हैं, इसके साथ ही जमा राशि पर जो ब्याज देती है उसे कहीं अधिक दर कर्ज देती है। मान लो कि आपको बैंक दे रही है 1%, लेकिन अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है तो बैंक आपसे लेगी 7% या 6%। ठीक है, इसी से बैंक की कमाई होती है जो उसकी आय का स्रोत होता है। इस प्रकार कर्ज जमाकर्ता और कर्जदार दोनों के हित में बैंक की सकारात्मक भूमिका रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्ज के जाल में फंस जाने की स्थिति में एक विकल्प उदाहरण दें। यह बताएं कि ज़्यादातर अनिश्चित आय वर्ग के लोग ही क्यों उसमें फंसते जाते हैं, कि उसमें अनिश्चित आय वाले, जिसकी आय का कोई पता नहीं है, कभी आय ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, अगर वो कर्ज ले लेते हैं तो कर्ज जाल में क्यों फंस जाते हैं। इसका उत्तर है कि उदाहरण, एक छोटा किसान सपना ने अपने 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाने के लिए खेती के लिए कर्ज हेतु साहूकार से कर्ज लिया। उसने सोचा कि फसल तैयार होगी तो इसका कर्ज चुका देगा, किंतु कीड़ों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। तब साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल हो गया क्योंकि उसकी उपज हो ही नहीं पाई। तो साल भर में ब्याज जुड़ करके वह कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल वह फिर कर्ज लेता है। इस साल अच्छी फसल के बावजूद इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। उसे कर्ज वापस चुकाने के लिए ज़मीन का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। इस प्रकार कर्ज के जाल में फंस कर के उसकी स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो जाती है, बदतर हो जाती है। उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सपना की आय अनिश्चित प्रकृति की है, कि उसकी आय उपज पर निर्भर करती है। क्या पता किसी साल बहुत ज़्यादा उपज हो जाए, किसी साल बिल्कुल भी उपज ना हो, तो जो उसने कर्ज लिया वो चुकाएगा कैसे। एक बार आय कम होने पर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है, उसकी पूर्ति कठिन हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वयं सहायता समूह गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार ला सकता है। मूल्य या स्व सहायता नेतृत्व। उत्तर है, महिलाओं को आर्थिक सहायता देता है, ब्याज में कमी करता है, गरीबों का संगठन होता है, सामाजिक विषयों के बारे में जानकारी भी देता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी व्यक्ति को एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए ऋण की ज़रूरत है, वह किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से। ठीक है, इसमें ब्याज दर देखेगा, भुगतान देखेगा, भुगतान की शर्तें, या ऋणाधार या फिर गिरवी देखेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो गिरवी के रूप में रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेक द्वारा भुगतान नकद भुगतान की अपेक्षा किस तरीके से एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, नगद कैश साथ ले जाना जोखिम भरा होता है, क्योंकि अगर नगद कैश आप लेकर के जाते हो, क्या पता किसी ने लूट लिया, तो बैंक ने तो आपको रुपया पैसा दे दिया, लेकिन बैंक अब दोबारा थोड़ी देगी आपको। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, चेक से भुगतान सरल है। ठीक है, चेक देती है, आप चेक के माध्यम से आप बैंक में अपने खाते में लगाइए चेक और आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, तो उससे थोड़ी थोड़ी निकाल करके अपने व्यापार में रुपये पैसा लगाइए। ठीक है, और दूसरा है चेक साथ ले जाना सुविधाजनक हो है, चेक को आसानी से लेके जा सकते हो, कैसे भी आप जेब में डाल देते हो सुविधाजनक अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन ज़्यादा रुपया पैसा होते हैं तो उसको ले जाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। अगला प्रश्न है हमारा
कि जनता द्वारा प्राप्त जमाओं का बैंक क्या करता है। अगर जनता बैंक में जमा करता है तो उसमें जनता क्या करता है, ठीक है। तो नहीं, बैंक क्या करता है, जनता द्वारा प्राप्त जमा, ठीक है, जनता द्वारा जो जमा किया जाता है तो बैंक उस जमा का क्या करता है। 3 बिंदु बताइए। जमा राशियों के बड़े भाग को ऋण के देने के लिए उपयोग करता है। जो बैंक के पास जितनी भी धनराशि आती है उस धनराशि को बैंक दूसरे लोगों को ऋण के रूप में दे देता है और उस ऋण से बैंक को काफ़ी सारा ब्याज मिलता है और उसी ब्याज में से कुछ ब्याज जो जमा करने वाले लोग होते हैं उनको दे दिया जाता है। किसान को कम कर्ज पर ब्याज देते हैं, ठीक है, जमाकर्ताओं को भी ब्याज मिल जाता है। इस प्रकार से बैंक को ही फायदा होता है और जो जमा करने वाला व्यक्ति होते हैं उसको भी फ़ायदा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती तो दूसरी बार भी देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।